गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। सबसे पहले आज के टॉपिक्स, उसके बाद मौजूद मेहमानों का तारुफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बार फिर वाजे कर दिया है कि हमारी अमन की ख्वाहिश जरूर है मगर ये हमारी कमजोरी नहीं। मसला कश्मीर पुरअमन तरीके से हल हो जाए तो बेहतर है। आज हम अपने तज्जियाकारों से इसी मामले पर राय लेंगे कि अवामी उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल आखिर है क्या और किस तरह से मुमकिन हो सकता है। दूसरा मामला है वजीर आजम इमरान खान के बयान का, जिसमें उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत की पेशकश की थी, लेकिन उनकी अपनी जमात इलेक्शन कमीशन में इस मौक़िफ़ से पीछे हट गई और आखिर में बात हुकूमत के अहम इत्तेहादी MQM की जानिब से अपनी बेबसी के इजहार की। इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे पास तज्जियाकार हमारे मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। PJ मीर ने हमें ज्वाइन किया है। जैगम खान साहब हमारे साथ हैं। नसीम सिद्दीकी साहब भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के वक्त का। और हम पहले सेगमेंट से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है पाकिस्तान और भारत को देरीना मसला कश्मीर को हल कर लेना चाहिए। रिसालपुर में ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर को बावकार तरीके से कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। आर्मी चीफ का कहना था कि कश्मीर में इंसानी अलमिये को मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए, ताहम अमन के लिए हमारी ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर अवामी उमंगों के मुताबिक पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। आर्मी चीफ का ये कहना है, तो मसला कश्मीर का पुरअमन हल आखिर कैसे मुमकिन है? ब्रिगेडियर साहब, मसला कश्मीर का पुरअमन होना तो एक ही तरह मुमकिन है और मुमकिनात में से चीज़ें हैं उसमें आपको यूनाइटेड नेशंस की जो अपना पहले जो प्लेबिसाइट के हिसाब से और मुख्तलिफ अदवार में 1948 से लेकर 1955 तक जो करारदादें पास हुई हैं, बल्कि यही नहीं, महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट जब थी तो उन्होंने अपनी असम्बली में करारदाद पास की थी कि कश्मीर को भारत के साथ अनेक्स कर दिया जाए, कश्मीर की J&K असम्बली में। तो उस वक्त यूनाइटेड नेशन की एक रेजोल्यूशन नंबर 91 आ गई थी। उन्होंने कहा था कि ये डिस्प्यूटेड एरिया ये किसी मुल्क के साथ मिल नहीं सकता। अगर यूनाइटेड नेशन ने लेटेस्ट भी यही कह दिया कि डिस्प्यूटेड एरिया, तो उसके बाद फिर क्या तरीका रहेगा? तरीका तो ये है कि आप वहाँ पे लोग जो चाह रहे हैं राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन के तहत तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर उठा के पढ़े तो बड़ा क्लैरिटी है कि अगर कुछ लोग अपने राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन के लिए किसी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाते हैं और वो मेजॉरिटी पे मुनहसर होता है और वहाँ पे पॉपुलेशन की परसेंटेज भी जो होती है वो भी अगर ज़्यादा होती है, जैसे वैली में अगर आप जाएंगी तो आपको 86% मुसलमान मिलेंगे, अगर आप जम्मू से नीचे जाएंगी तो वहाँ पे 63% मुसलमान मिलेंगे, तो टोटल एवरेज निकालने कहाँ पे जाके बैठती है? तो ये तो UN का चार्टर कहता है कि आप उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन दें, जो इससे पहले UN ने दिया, ईस्ट तिमोर में दिया, साउथ सूडान में दिया। लेकिन अब ये है कि उसके साथ जो लिमिटेशंस एडेड हैं, उसके साथ जो क्लॉजेज एडेड हैं, उन क्लॉजेज को पूरा करने के लिए कौन सी सुपरविजन होगी? उस क्लॉजेज को पूरा करने के लिए UN ने 1951 में एक आर्बिट्रेशन जनरल भी अपॉइंट किया दिया था और एक काउंसिल भी बता दी थी, 4 मुल्कों का एक वक्त भी बता दिया था। अब इसमें यहाँ पे जो सवाल ये है कि क्या वो पाकिस्तान को, वो पहले भी एक्सेप्टेबल था, पाकिस्तान अभी भी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन क्या वो इंडिया को एक्सेप्टेबल है? और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो है, जो देखने की है, वो ये है कि अगर यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक मसले को हल होना है तो आपको डी इंडक्शन करनी है वहां से फौजों की। अब पाकिस्तान ने तो फौज लेवल जो मेंटेन की हुई है वो बॉर्डर के साथ साथ है, लेकिन इंडिया ने भी बॉर्डर के साथ साथ BSF को मेंटेन, लेकिन उसके साथ जो एडिशनल इंडक्शन हुई 8 लाख फौज की, पहले तो इंडिया वो वहां से निकालेगा जो कश्मीरियों को दबाने के लिए और राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की तहरीक को खत्म करने के लिए और लोगों की औरतों की असमत दरी करने के लिए, बच्चों को अगवा करने के लिए और कत्ल गारत के लिए जो फौज लेके आई है, जिस वक्त वो पहले उसको डी इंडक्ट करेगा तो फिर आगे प्रोसेसेस आगे चलेंगे। तो यही एक हल है और इसके लिए आपको आर्बिट्रेशन नहीं चाहिए, इसके लिए सुपरविजन चाहिए, इसके लिए एक इफेक्टिव बॉडी चाहिए। आर्बिट्रेशन में क्या हो, वो तो पहले भी हो चुकी है बातचीत का, तो जैसे यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के अपना यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मैं आर्बिट्रेशन कराने के लिए तैयार हूं, तो वो जो आर्बिट्रेशन होगी वो तो होगी कि आप किस तरीके कार से शुरू करेंगे, जो पहले ही वजह कर दिया गया। अब यहाँ पे एक और सवाल इस वक्त जो पैदा होता है और वो दुनिया के लिए भी लम्हे फिक्र है, UNO के लिए भी लम्हे फिक्र है, उस पर UNO बात ही नहीं करती है, वो है कि जो जुल्म सितम की फिजा आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद जो इंडिया ने जुल्म और बर्बरियत की फिजा इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में बर्पा की हुई है, जहां पे लोगों को मारा जा रहा है। अपना न्यूयॉर्क टाइम्स की पिछले हफ्ते की रिपोर्ट उठा के पढ़ लें
جس میں ہاؤس بوٹ جو ہے وہ کشمیر کا ایک سلوگن ہے, ایک کشمیر کی ریکگنیشن, انہوں نے کہا جی ہاؤس بوٹس سنکس ان کشمیر. تو جب اس اور انہوں نے پورے کی پوری جو کشمیر کی جو اس وقت جو فضا ہے اس کو آشکارا کر کے رکھ دیا. تو پہلے تو یونائٹڈ نیشنز کو اس میں آنا چاہیے کہ جی اس بربریت کو ختم کرو. دنیا کے مہذب ممالک جو اپنے آپ کو مہذب ممالک کہلاتے ہیں, جو کہتے ہیں یہ کتا بھی مر جائے تو وہاں ہیومن رائٹس کی جی شور مچا دیتے ہیں, وہ تو چپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں, ان کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کی آواز میں کوئی ڈسٹورشن ہے. زیغم خان صاحب, ابھی بریگیڈیئر صاحب نے جس طرح بات کی کہ ایک باڈی تشکیل پانی چاہیے, اس کی فارمیشن کیا ہونی چاہیے, اور کشمیر کے مسئلے کا حل نکالنے کی ہم بات کرتے ہیں لیکن وہاں پر جو ظلم و ستم جاری ہے اس کو روکنا پریورٹی ہونی چاہیے, تو کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیے سلمہ, جب بھی کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے, تنازع کے حل کے 2 سٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس تنازع کو مینج کیا جاتا ہے کہ وہ تنازع آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو. بدقسمتی سے پچھلے 70 سال میں یہ تنازع مینج نہیں ہوا, جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان میں 3 جنگیں ہوئیں. اس وقت بھی یہ تنازع مینج نہیں ہو رہا, آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے. پاکستان اور بھارت کے تعلقات جنگوں کے علاوہ امن کے دنوں میں کبھی بھی اتنے خراب نہیں رہے جتنے کہ یہ اس وقت ہیں. تو اس پر ظاہر اقوام متحدہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے اور ساری دنیا کو تشویش ہے. دیکھیے جو کشمیر کا مسئلہ ہے, سب سے پہلے آج اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے یہ ایک انسانی حقوق کا بہت بڑا مسئلہ ہے. بے شک. دوسرے نمبر پہ ایک لوگوں کی, ایک قوم کی سیلف ڈٹرمینیشن کا مسئلہ ہے, اور تیسرے نمبر پہ یہ بین الاقوامی تنازع ہے 2 نیشن سٹیٹس کے درمیان میں. اس وقت جو سب سے بڑا غلط اقدام بھارت کی طرف سے, موڈی حکومت کی طرف سے لیا گیا ہے کہ اس نے یک طرفہ طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے, آرٹیکل 370 کو ریووک کر کے, اور جو تھوڑی بہت آزادیاں کشمیر کو حاصل تھیں اس کو ختم کر کے کشمیر کو ضم کرنے کی کوشش کر کے, جس کا وہاں پہ بھی ریئیکشن آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ بھی اس کا کنفلکٹ بڑھ رہا ہے. بھارت کی کوشش ہے کہ وہ کشمیر کو قبرستان بنا کر اس تنازع کو حل کر لے, لیکن یہ اس طریقے سے کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا. اس مسئلے کے 3 فریق ہیں, بھارت بھی ایک فریق ضرور ہے لیکن اس کے بعد پاکستان بھی ایک فریق ہے اور کشمیری بھی ایک فریق ہے, اور جو سب سے اہم فریق ہے وہ کشمیری خود ہیں, کیونکہ یہ کشمیریوں کے حقوق کا معاملہ ہے, ان کی سیلف ڈٹرمینیشن کا معاملہ ہے. ابھی زیادہ دن نہیں گزرے, چند ہی دن ہوئے ہیں, اینٹونیو گٹرس جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی حل ہونا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھارت اور پاکستان کا تنازع پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے, اور انہوں نے آربیٹریشن ثالثی کی بھی پیشکش کی. اگلا سٹیپ یہ ہے کہ بھارت یہ جو اس نے سٹیپس لیے ہیں اس کو ریووک کرے اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھے تاکہ اس مسئلے کے حل کی طرف قدم اٹھایا جا سکے. زیغم خان صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میر صاحب, جس طرح بھی زیغم خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ 3 فریق ہیں, مسئلہ کشمیر کا کوئی 1 یا 2 فریق نہیں ہے, تو تینوں فریقین کا معاملے پر اتفاق ضروری ہے تاکہ یہ معاملہ پرامن طریقے سے حل ہو. ڈیڈ لاک کے ساتھ آگے نہیں بڑھا جا سکتا. تو پرامن حل آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, فریق 4 ہیں. آپ کے کشمیری جو آزاد کشمیر میں ہیں, آکیوپائڈ کشمیر میں ہیں, وہ ہمیں آکیوپائڈ کشمیر کہتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا, گورنمنٹ آف پاکستان, اس پہ بہت ٹریک 2 پہ باتیں ہو چکی ہیں. آئی بین پارٹ آف اٹ ان برسلس, اور بیسکلی وہ زیر زبر پہ اڑک جاتے ہیں. بات بڑی سمپل ہے, ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ واٹ از دیئر کمپلیکیشن. دیئر کمپلیکیشن از کہ کشمیر کو انہوں نے اپنا اٹو ٹنگ حصہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں انکارپوریٹ کر لیا ہے. وہ جب تک پارلیمنٹ نہیں کرے گی یہ اس کا حل ہو نہیں سکتا. اب بات یہ ہے کہ پاکستان اور ہم جو ہیں, ہم شور کرتے رہتے ہیں یہاں بیٹھ کے پاکستان میں کہ جی وہاں یہ ہو رہا ہے, وہاں یہ ہو رہا ہے. ریسٹ آف دا ورلڈ از ٹوٹلی بلائنڈ. ہم بیک فٹ پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد فرنٹ فٹ پہ چلے جاتے ہیں جب کوئی جھٹکا لگتا ہے, جس طرح ابھی 370 کی بات کی ہے, 35A کی بات ہوتی ہے. ہمارے پاس 3 زبردست سینٹرز تھے, کشمیر سینٹر برسلز, کشمیر سینٹر لنڈن اور کشمیر سینٹر واشنگٹن. یہ ہمارے ان آفیشیل ایمبیسیز تھیں. ہم نے ان کو بند کر دیا اور ہندوستان کا جو موقف تھا وہ اب پریڈومینیٹ کرتا ہے پورے ورلڈ کے اندر.
यूरोपियन यूनियन के अंदर हम जब कंडक्ट करते थे कश्मीर सेंटर्स के सेमिनार्स, और हमने 42 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हम उनके आगे लेके गए, मैस ग्रेव्स, ये पेलेट्स, यू नो फोर्स्ड मैरिजेस एंड ऑल काइंड्स ऑफ आपका एट्रॉसिटीज़ हम लेके गए, तस्वीरें हम लगाते थे उसके अंदर। कश्मीर यूरोपियन यूनियन के अंदर सेमिनार्स होते थे, डिस्कोर्सेज होते थे, हमने वो बंद कर दिए। क्यों? पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश। पाकिस्तान के अंदर बैठ के अगर हम कश्मीर का कॉज प्लीड करेंगे, आई एम सॉरी टू से नथिंग विल हैपन आउट ऑफ इट। हमें ये चीज़ इंटरनेशनल पोडियम्स पे लेके जानी है, लोगों को अवेयरनेस और री अवेयरनेस करनी है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है। हम सब बात करते हैं उनकी एट्रॉसिटी की, हम सब बात करते हैं उनकी इनह्यूमैनिटी की, और जो पुलिस का ये एक्शन हुआ है और ये जो अभी तक लॉकडाउन चल रहा है, वाई इज़ द वर्ल्ड नॉट टेकिंग एनी नोटिस? बिकॉज हम उसको इतना पुश नहीं कर रहे, हम कोई पुश नहीं कर रहे। हम समझते हैं कि जी कश्मीर डेस्क एम्बेसीज में लगा के एंड दैट विल बी द यू नो द फाइनल सोल्यूशन। नो, इट वॉन्ट बी द फाइनल सोल्यूशन। जब तक हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट विद द ऑफिशियल्स ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट नहीं करेंगे, आपका मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल सही बात की है। एक छोटा कुत्ता गुम हो जाता है, एक बच्चा गुम हो जाता है तो पूरी हेडलाइंस बन जाती हैं। यहाँ लेकिन इंसानी हुकूक की तंजीमों को आवाज उठानी चाहिए। वहाँ पर 79 लोगों पर जुल्म किया जाता है। अमीर साहब, आपने अपनी राय का इजहार किया। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर हम चाहें कि ये मसला पुरअमन तरीके से हल हो जाए, जिसके लिए पाकिस्तान ने बारहा एफर्ट्स भी की और अपने तौर पर आवाज़ भी उठाई, लेकिन कोई कारगर साबित नहीं हो सका कोई भी तरीका, तो अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? सलमा, मैं तो कहता हूँ इसमें 5 फरीक होने चाहिए, क्योंकि ये जो बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये बरतानिया छोड़ के गया। जब बरतानिया की हुकूमत थी और उस वक्त तकसीम हिंद हो रही थी, तो आपने देखा कि बरतानिया हमारे लॉर्ड माउंटबेटन और रेड क्लिफ को पीछे छोड़ गए। गुरदासपुर ने भी पाकिस्तान का हिस्सा होना था। कश्मीर जो इस वक्त ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इंडिया के ज़ेर तसल्लुत है, उसने भी पाकिस्तान का हिस्सा होना था। तो इसमें बरतानिया को भी फरीक बनाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि असल में तो मसला ये तुमने छोड़ा है और तुम इतने चैंपियन बनते हो ह्यूमन राइट्स के, तो आप ज़रा ये मसला तो हल करवाएं ना। आप देखें कि दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है कि 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया और लाइफ टाइम वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन हुआ है। आप देखें कि दुनिया में कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन लगे हैं तो लोगों को 1 हफ्ता 2 हफ्ता अपने घरों में मुकीद होने में कितनी प्रॉब्लम आई है, कितने कारोबार ख़राब हुए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो भाई दुनिया का एक खित्ता ऐसा भी है जहाँ पे 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और वहाँ पे लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा हुआ है। तो खुदारा दुनिया को भी, आलमी ताकतों को भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए। यूएनओ क्या है? यूएनओ बिल्कुल एक डमी है अमेरिका का, वो कोई मसले का हल नहीं करवा सकता। दुनिया में आज तक कोई ऐसा तस्फिया नहीं है मुल्कों के दरमियान जो यूएनओ ने कराना है, जो यूएनओ ने करवाया हो। तो ये यूएनओ की भी जिम्मेदारी बनती है कि कश्मीरियों की अस्तित्व राय की ज़रिए जो है उनको उनके हकूक़ दिए जाए। वो जीते जागते इंसान हैं। वहाँ पे औरतों की इस्मत दरी होती है, बच्चों को कत्ल किया जाता है, नौजवानों को कत्ल किया जाता है और दुनिया आंखें बंद करके बैठी है। और पीजे मीर ने बिल्कुल सही कहा कि ये इस तरह हम अगर पाकिस्तान में जिस तरह आवाज़ उठा रहे हैं, चलो एक ये फोरम तो है, लेकिन इससे दुनिया की जो कान है वो नहीं खुलेंगे। इंटरनेशनली सफारतकारी में इस तरह के काम होने चाहिए कि आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके आवाज़ उठाएं, आप यूरोपीय पार्लियामेंट में जाएं। ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस अपने पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ते रहते हैं और एक मछली बाज़ार बनाया होता है और ये दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं अवाम की खिदमत के, इन्हें अपने डेलीगेशंस लेके ये फुटेजेस जो वहाँ से आती हैं उनको लेके दुनिया को जाके दिखानी चाहिए। जो वहाँ पे NGOs हैं, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, सबको जाके दिखाएं। उनको पता चलना चाहिए कि दुनिया में जो है वो जीते जागते इंसानों के साथ कितना जुल्म हो रहा है और भारत का जो असल चेहरा है वो दुनिया के सामने लाना चाहिए। तो जब तक इंटरनेशनल फोरम्स पे इसके ऊपर काम नहीं होगा ये कभी भी मसला हल नहीं हो सकता। आपने देखा कि पिछली हुकूमतों में जिस तरह के लोग कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने रहे और अपनी जेबें भरते रहे या अपने ज़मीनों पे कब्जे करते रहे, अब जब से PTI की गवर्नमेंट आई है आपने देखा कि इमरान खान साहब ने जब UNGA में तकरीर की है तो उस तकरीर से भी एक बड़ा असर उठा है। कम से कम एक इनिशिएटिव था, लोगों को नज़र आया, उनकी बात समझ में आई, उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की, दुनिया ने समझा उसे। उसके अलावा जो है हमारे अपना शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी काफ़ी दौरे किए, तो मतलब काफ़ी वाइब्रेंट है। तो यही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी जो है डिप्लोमेटिकली हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी और सिर्फ आवाज़ उठाने काफ़ी नहीं है, अमली इक़दामात की भी ज़रूरत होगी ताकि मामले का कोई पुरअमन हल निकल सके और हल भी ऐसा हो जो कश्मीरियों को भी सूट हो। इफ्तिखार साहब का कमेंट शामिल करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद वापस आकर इफ्तिखार साहब का कमेंट शामिल करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस में राजदारी खत्म करने की वजीर आजम की पेशकश से लाताल्लुकी का इजहार किया है पीटीआई ने। पीटीआई के वकील शाह खावर ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त गुजार की पीटीआई के दस्तावेजात तक रसाई को मुस्तरद कर दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि पार्टी के चेयरमैन के बयान को गलत अंदाज में समझा गया। वजीर आजम ने 20 जनवरी को केस की समातें बराह रास्त दिखाने की पेशकश की थी। तो सवाल हमारा ये है कि पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस में राजदारी खत्म करने की वजीर आजम की पेशकश से लाताल्लुकी का इजहार, क्या वजीर आजम ने महज सियासी बयान दिया था? इसकी जानिब भी आएंगे, लेकिन पहले सवाल पर इफ्तिखार साहब आपका कमेंट चाहूंगी कि मसला कश्मीर का पुरअमन हल किस तरह से मुमकिन है? नॉट पॉसिबल, नामुमकिन। 70 साल गुजर गए और 70 साल भी गुजार दें, ये नहीं हो सकता। जो वहाँ पे जद्दोजहद हो रही थी, उसको जो सपोर्ट मिल रही थी खुद विद इन दी ऑक्युपाइड टेरिटरी और इंटरनेशनल लेवल पे, हमें उस सपोर्ट को जारी रखना चाहिए। खुल के बात करनी चाहिए, वहाँ के मजालिम पर खुल के बात करनी चाहिए, एंड देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। सही। और इफ्तिखार साहब, दूसरा सवाल के फॉरेन फंडिंग केस में राजदारी खत्म करने का जो वजीर आजम का बयान था, पीटीआई ने उससे लाताल्लुकी का इजहार किया है, तो क्या ये महज एक सियासी बयान था? साफ ज़ाहिर है कि सियासी बयान है। यानी अभी तक मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि पीटीआई के बारे में आपको क्यों अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि यू टर्न का जो बोर्ड होता है वो लगाया इसलिए जाता है सड़क पे कि अगर आप को गलती कर बैठे हैं तो आप यू टर्न लेके वापस जाएं और उस गलती का मदावा कर दें। ये तो तयशुदा मामला ना। उन्होंने तो कहा है, उनकी तो प्रिंसिपल में शामिल है पॉलिटिक्स के कि यू टर्न इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो आप हैरान हो रही हैं, सवाल कर रहे हैं आप। ठीक है, यानी आपके ख्याल में ये होना ही था? बिल्कुल। अगर मैं एक बात पे यकीन रखता हूँ कि यू टर्न पाकिस्तान, यू टर्न जो है वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। यानी मैं एक बयान दे के वापस ले सकता हूँ, ये मेरा हक है, ये मेरा राइट है। तो फिर ये क्या हुआ? उन्होंने बयान दिया, वकील ने कहा ये तो पता नहीं अजीब आदमी है, उसने क्या बयान दे दिया है, तो मरवा देगा। उसने कहा भाई वो उसका बयान है, ऐसे सियासी बयान है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, अगर स्क्रूटनी के दौरान मामलात को ओपन रख लिया जाए तो क्या हर्ज है? अब ये हल तो या जैसे टेक्निकली चीजें जो हैं वो तो उनके वकीलों को या जो उनके लॉयर जो केस लड़ रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन नेचुरली इसके अंदर कोई ऐसी चीज होगी जो पार्टी के इंटरेस्ट को या ओवरऑल काउंटिंग के इंटरेस्ट को या जो चीजें उनको सूट नहीं करती होगी। और जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा कि जी उन्होंने एक बयान तो दे दिया था, लेकिन वो बयान मुझे लगता है कि जो टेक्निकल एक्सपर्ट से जो आपने मशवरा करना था उससे मशवरा किए बगैर वो बयान दिया गया था। और जब उसके ऊपर फर्दर उन्होंने सोचा तो पता चला कि ये तो ओवरऑल इंटरेस्ट में नहीं, तो उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ओपन हियरिंग भी हो जाती तो कम से कम हमारे हम लोग जिनको चीज़ें बहुत लेट पता चलती हैं या पता ही नहीं चलती हैं आवाम को, तो उनको टाइम टू टाइम ये चीज़ें पता चल जाती और जो कुछ फैसला होता वो भी सामने आ जाता। अब तो ये है कि वेट एंड सी की पॉलिसी है। देखिए जब हियरिंग होती है और उसके बाद उसका रिजल्ट निकलता है तो क्या चीज़ सामने आती है। ठीक है, हियरिंग के बाद पता चलेगा। अच्छा मीर साहब, एक बयान दिया वज़ीर आज़म ने और फिर उससे लाताल्लुक हो गई उनकी अपनी पार्टी, तो इट्सेल्फ इस बयान का इंप्रेशन क्या है आपकी नज़र में? देखिए ये जिस तरह इफ्तिखार ने भी बात की, बिल्कुल ये पॉलिटिकल आप कह लो कि एक गिमिक्स होती हैं, हर बंदा इसको यूज़ करता है। आपके सामने बड़े मशहूर हैं, रीगल चौक के ऊपर हम पेट फाड़ देंगे, ये करेंगे एंड देन यू गेट बैक टुगेदर, ये चलती हैं चीज़ें। सो आई वुडंट टेक देम सीरियसली एट ऑल। फॉरेन फंडिंग की बात होती है, हमारे लाखों फॉरेन जो है पाकिस्तानीज़ हैं, दे आर आउटसाइड, दे वर्क आउटसाइड। वो जब पाकिस्तान में भेजते हैं पैसा, वो क्या है? वो फॉरेन फंडिंग नहीं है, वो फॉरेन रेमिटेंसेस नहीं है। तो हम एक स्केट बोर्ड के ऊपर मैं समझता हूँ हम अपनी डिस्कशन बेस करते हैं। अगर आपने किसी चीज़ पे बात करनी है तो देन यू मस्ट हैव सॉलिड प्रूफ ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। हम एक शोशा छोड़ देते हैं, उस शोशे के ऊपर फिर सुबह से लेकर शाम तक एक एब्सोल्युटली मीनिंगलेस डिबेट होती है। प्राइम मिनिस्टर कोई बात करता है, अपोजिशन कोई बात करती है, एंड ऑल ऑफ अ सडन वी मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। ये पॉलिटिकल गिमिक्री चलती है, चलती रहेगी। आप इस पे बिल्कुल ना रहें। कोई कहता है रोटी कपड़ा मकान लाऊंगा, कोई कहता है मैं करप्शन ख़त्म करूंगा, कोई कहता है मैं येलो कैब्स लेके आऊंगा। दीज आर पॉलिटिकल गिमिक्रीज,
Don't worry about these things. Just worry कि what are the basic requirements of the people of Pakistan. हम वो तो उसको तो उस पर तो हम डिस्कशन नहीं करते, हम उस पर तो कोई बात ही नहीं करते कि गरीब आदमी का हाल क्या हो रहा है. हम बात करते हैं गरीब आदमी की जब इलेक्शन का वक्त होता है. तो मैं समझता हूँ दिस इज़ ऑल एब्सोल्युटली हॉग वॉश. इसको हमने इग्नोर करना है और एक संजीदगी के रास्ते पे चलना है कि जहाँ एक्चुअली वी वरी अबाउट बेसिक इश्यूज ऑफ पीपल इन दिस कंट्री. महंगाई पे 10 मिनट बात होती है, हम आई एम सॉरी टू से हम सेगमेंट चेंज कर देते हैं. अगर होर्डिंग की बात होती है 15 मिनट के बाद चेंज होता है. वी नीड टू बी सीरियस इन डिस्कसिंग व्हाट वी रियली वांट टू अचीव. हमारी अचीवमेंट कोई नहीं है, डिस्कशंस बहुत ज़्यादा है. एंड आई थिंक इस चीज़ को हमें रिव्यू करना है, रिवाइज करना है एंड रीविजिट करना है कि एक्चुअली लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द बेसिक इश्यूज ऑफ द कंट्री जो कि हम सफ़र कर रहे हैं राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम. जब तक ये नहीं करेंगे, आई एम सो सॉरी टू से, ये खान ने बड़ी अच्छी बात की, कश्मीर पे बैंड बजा दो, जो कर दो, आई एम सॉरी इट वॉन्ट हेल्प लाइक दैट until and unless you Kashmir ka go on the international platform. Domestic, get together, get your heads together and work nationally for the people of Pakistan, and that's the way forward. ऑलराइट. ज़ैकुम खान साहब, वज़ीर आज़म तो कहते थे कि हमने हज़ारों ज़राए दे दिए कि फ़ंड्स कहाँ से आए, फिर क्या फ़र्क पड़ता है अगर सब कुछ सामने आ जाए तो? देखिए, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और. वज़ीर आज़म साहब का जो बयान था वो हाथी के दिखाने वाले दांत थे और शाह खबर की जो रिटन स्टेटमेंट है ये हाथी के खाने वाले दांत है. देखिए, ये केस जो है ये इमरान खान के उन असूलों का इम्तिहान है जिसकी वो 20 साल से बात कर रहे हैं और जिसकी बुनियाद पर वो अपोजिशन को जज कर रहे हैं और अपोजिशन को रगड़ा लगा रहे हैं. पाकिस्तान की तारीख़ में सियासी पार्टियों पर जितने इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये उनकी फहरिस्त में भी संजीदा तरीन इल्ज़ाम है. आप ज़रा इसको समझ लीजिए, ये है क्या? ये सिर्फ फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है. पहला इल्ज़ाम ये है कि जो फंडिंग के सोर्सेज हैं वो इलीगल थे. ये गैर मुल्की पाकिस्तानियों की बात नहीं है, ये गैर मुल्कियों के फंड की बात है और गैर मुल्की कंपनियों के फंडिंग की बात है जो पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 की खिलाफ वर्जी है. बात यहीं पर नहीं है. दूसरा इल्ज़ाम ये है कि जब ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स जमा कर दिए गए तो पाकिस्तान में उनको हवाला और हुंडी से भेजा गया, गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफ़र किए गए. बात फिर वहाँ ख़त्म नहीं होती. पाकिस्तान में फंड्स आकर पीटीआई के अकाउंट्स में लैंड नहीं करते, बल्कि इल्ज़ाम ये है कि 23 ज़ाती इलीगल अकाउंट्स में फिर वो फंड आए. फिर अगली बात यहाँ ख़त्म नहीं होती. फंड्स जिस तरह से खर्च किए गए उन फंड्स का ऑडिट नहीं किया गया. ऑडिट करके वो ऑडिट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाया गया. और ये वो चीज़ है जिसको पॉलिटिकल पार्टीज़, ये पीटीआई 8 साल से अवॉइड कर रही है, सामना करने से गुरेज कर रही है. अगर ये इतनी सादा बात है तो सीधा सीधा ऑडिट सामने रखे और उस बात को ख़त्म करे. एक अदालत से दूसरी अदालत, एक जगह से दूसरी जगह, एक बहाने से दूसरा बहाना. जिस मियार पे पीटीआई दूसरों को जज करती है, जो तराजू इमरान खान लेकर घूमते हैं, उस तराजू में इस केस को डालें ताकि अवाम को तसल्ली हो कि पाकिस्तान में एक कानून है, मुक्तदर के लिए भी, ताकतवर के लिए भी जो हुकूमत होती है और कमज़ोर के लिए भी जो अपोजिशन होती है. ठीक है. नसीम, आप क्या समझते हैं कि क्या लॉजिक हो सकती है राजदारी का मामला ख़त्म करने के पीछे या उससे लाताल्लुकी के इजहार के पीछे? सलमा, देखिए, जैसे यू टर्न की बात हो रही थी तो मौलाना फजल रहमान ने धरना दिया और कहा कि हम वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे, उठा के बाहर फेंक देंगे, और फिर यू टर्न लिया, वापस चले गए. नवाज शरीफ ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उनके साथ बैठ के किया, यू टर्न लिया. बिलावल भुट्टो फरमाते हैं नवाज शरीफ ज़िया-उल हक का बेटा है, फिर ज़िया-उल हक की पोती के साथ पीडीएम में बैठ गए. तो ये यू टर्न लेना जो है ये तो खासा है हमारे सियासतदानों का, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. सलमा, यहाँ मैं आपको फॉरेन फंडिंग की बात के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा. पीजे मीर साहब बैठे हुए हैं बड़े अरसे लंदन में, उन्होंने हमारे साथ कवर भी करते रहे बड़े बड़े इवेंट्स को. वहाँ पे जब भी कोई इवेंट होता है तो इवेंट कंपनीज को उसका इंतजाम दिया जाता है और वहाँ पे जो टेबल्स होती हैं वो बिकती हैं बाकायदा. टेबल कोई भी ख़रीद सकता है, वो कोई पाकिस्तानी निजाद है, कोई इंडियन निजाद है, कोई कैनेडियन है, एनीबडी कैन बाय. और आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो सेलिब्रिटी है, एक इंटरनेशनल फिगर है,
उनको लोग डोनेशंस देते हैं। उनके जो काम दुनिया ने देखे हैं शौकत खानम मेमोरियल के, उसमें तो वो लोग बहुत ज़्यादा डोनेशंस उनको मिलती है, गैर मुल्की भी देते हैं। तो उसको फंडिंग कहना, फॉरेन फंडिंग, ये अजीब सी बात है, क्योंकि इमरान खान साहब उस वक्त हुकूमत में नहीं थे जब ये पैसे मिल रहे थे। मुझे ये एक बात की समझ नहीं आती कि एक बंदा बैरून मुमालिक से पैसे लेके आ रहा है, उसके पीछे इतना शोर होगा मचाना। भाई जो पाकिस्तान से पैसे हुंडी के ज़रिए या दूसरे तरीक़ों से आपने बाहर के मुल्कों में भेजे हैं, जो इतनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो इतनी लूट खसूट हुई है, भाई पहले उसका तो फैसला कर लो। पाकिस्तान से आप पैसे, आवाम के टैक्स के पैसे आप बाहर लेके जा रहे हैं, उनका तो कोई नतीजा निकाल लो। आप जो बाहर से पैसे आ रहे हैं, डॉलर्स हैं या पाउंड्स में है या ज़र मुबादला पाकिस्तान आ रहा है, उसकी आप स्क्रूटनी में लग गए। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा सिस्टम है? सारी दुनिया हुंडी के ज़रिए पैसे जो है लाती और ले जाती रही। हम भी जब बाहर बैठे हुए थे, पैसों का एहतसाब होना चाहिए और इक्वली होना चाहिए। इफ्तिखार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ को ये जो मेरे दोस्त हैं, ये जो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं, इसका कोई तल्लुक फॉरेन फंडिंग का जो हम बात कर रहे हैं उससे नहीं है। हम एक कानून है पाकिस्तान के अंदर, उसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हुई हैं और पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होने के बाद इंतखाबात में जाती हैं। उन इंतखाबी अमल के जरिए वो इक़्तिदार में आती हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं, हम कोई ज़ाती टेबल्स की बात नहीं कर रहे कि कोई तंबोले की टेबल नहीं है जो अपना लीज आउट कर दी जाए, यहाँ से वहां से फंड इकट्ठे कर लिए जाए। कोई पैसा जिसको एक पॉलिटिकल पार्टी साबित न कर सके वो जुर्म है। इफ्तिखार साहब, उन्होंने यही फरमाया कि जब पैसे उन्होंने लिए तो तब वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थे और उस वक्त से लेकर अब तक जो पैसे दिए उनका एहतसाब बिल्कुल नहीं। वो खातून वो फिर क्या थे? वो तो पॉलिटिकल पार्टी है पिछले 20-21 साल के। ये आपने क्या कह दिया? आज नई बात कर दिया आपने। हेलो, कमाल है। ये पॉलिटिकल पार्टी थे, उन्होंने फंड लिए, और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो फिर उनको जवाब दे हैं वो। और अगर नहीं होना चाहते उनकी मर्जी है। लेकिन ये ना वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, वो जिससे मर्जी पैसे लेके आए, उसका हिसाब किताब नहीं होगा, तो ठीक है, फिर इट इज फ्री फॉर ऑल। फिर आप दूसरों को एक तराजू लेकर ना तोलते रहा करें कि ये करप्ट है, ये बेईमान है, ये चोर है, ये लुटेरा है। ठीक, इफ्तिखार साहब आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये फंडिंग, फॉरेन फंडिंग जो डील करती है ना, ये उस तरह, ये इंडिविजुअल, अगर आप क्लॉज वो पढ़े ना, तो जो इंडिविजुअल्स पैसा दे रहे होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी इंडिविजुअल को, ये उससे डील नहीं करती है। फॉरेन फंडिंग का मतलब होता है कि कोई ऐसी स्टेट, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी पार्टी जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, वो आपको पैसा दे रही है, दैट इज काउंटेड एज ए फंडिंग। जो इंडिविजुअल पैसा दे रहा है वो एक चंदे के तौर पे काउंट होता है। और वो पाकिस्तान, वो अगर आप फंडिंग की क्लॉजेस पढ़ें और फंडिंग की पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर में फिर आप उस चीज को समझेंगे। ये फंडिंग का मतलब डिफरेंट है। फंडिंग का मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं है। साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। लेट्स फंडिंग वो असल में, एक सेकंड, सिर्फ फंडिंग वो हो गई ना जो मौलाना फजल रहमान को लीबिया से या दूसरे ममालिक से मिल रही है, दैट इज कॉल्ड फंडिंग। जो इनफरादी लोग दे रहे हैं वो फंडिंग में तो नहीं आएगा ना। कोई खिलाफ है। कोई गैर मुल्की पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड नहीं कर सकता। ये पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्डर में लिखा हुआ है जी, उनकी बात नहीं है, ये गैर मुल्कियों की बात है जी। इल्जाम गैर मुल्की अफराद का है। ज़ैगम खान साहब, ब्रिगेडियर साहब, आप दोनों का पॉइंट ऐड हो गया। ज़ैगम खान, किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं ले सकते आप। ठीक, ज़ैगम खान साहब, आपको पॉइंट भी आ गया। ब्रिगेडियर साहब, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से, इंडिविजुअल गैर मुल्की से नहीं ले सकते। गैर मुल्की इंडिविजुअल नहीं जी, पाकिस्तानी दे सकता है। यहाँ we're all talking the same thing but in different languages. Question is कि आप पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग बात कर रहे हैं या शौकत खानम की बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली शौकत खानम से एमिनेट होती है। मुझे बिल्कुल याद है, मैं वहीं था। वहाँ जी के एक कंपनी है जिसमें पाकिस्तानीज हैं, यहूदी हैं, इंडियंस हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, हर किस्म के। जिस मुल्क में कैटास्ट्रफीज होती हैं, कंपनीज वहाँ ज्वाइन करके एंड दे डोनेट द मनी for a good cause, for a charitable cause. They don't give it for political, any
پولیٹیکل اس کے لیے پیسے نہیں دیتا، کوئی بھی نہیں دیتا، کیونکہ وہ خود وہاں پھنس جائیں گے انلینڈ ریونیو کے آگے. یہ ڈونیشنز میں آتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈونیشنز. یہ شوکت خانم کا کیس نہیں ہے، یہ شوکت خانم کا کیس نہیں ہے، یہ شوکت خانم کا کیس نہیں ہے. ٹھیک لیٹس وائنڈ اپ دس ڈیبیٹ. سب نے اپنی آراء کا اظہار. ہمارا سوال یہ تھا کہ محض ایک سیاسی بیان تھا، فورن فنڈنگ کا جو کیس تھا اس کی اوپن ہیئرنگ کو ختم کرنے کا معاملہ، اور تمام تجزیہ کاروں نے کہا کہ بالکل یہ ایک سیاسی بیان تھا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک، اس کے بعد اگلے ٹاپک کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ویلکم بیک. ناظرین، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت سے امید ختم ہو گئی. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کے ساتھ اراکین کر کے بھی ہم علیحدہ ہو جائیں تب بھی حکومت نہیں گرا سکتے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا جو بیان ہے کہ اتحاد ختم بھی کر لیں تو حکومت نہیں گرا سکتے، کیا یہ بات درست ہے افتخار صاحب؟ یہ بالکل درست ہے. یہ ایم کیو ایم کا شروع سے یہ موقف رہا ہے. وہ ہر قسم کا موقف اختیار کرتے ہیں اقتدار میں رہنے کے لیے. وہ اقتدار میں رہتے بھی ہیں، اقتدار میں رہتے ہوئے اقتدار کو برا بھی کہتے ہیں، اس پارٹی کو بھی برا کہتے ہیں جس پارٹی کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوتا ہے. یہ اسی طریقے کے کھیل کا ایک حصہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ جناب اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو چونکہ اس کا نقصان عمران خان کو نہیں ہوتا تو اس لیے ہم اسی تنخواہ پہ کام کرنا مناسب سمجھتے ہیں. یہ ہے وہ کہنا چاہ رہے. ٹھیک ہے میر صاحب، کیا یہ بے بسی کا اظہار ہے ایم کیو ایم کی جانب سے؟ نہیں جی، یہ انفارچونیٹلی دس از اے پارٹی پالیسی. میں نے تو دیکھا ہوا ہے جنرل مشرف کے زمانے سے کس طرح نیگوسیشنز ہوتی تھیں، کس کو لگانا ہے، کس کو ایف بی آر سے باہر نکالنا ہے، اگر نہیں ہوگا تو ہم گورنمنٹ سے باہر چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد نون کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ. یہ ایک نارمل موڈس اوپرینڈائی ہے. بالکل افتخار بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. دس از بین آن گوئنگ فار اے لانگ ٹائم. آج ان کے ساتھ اتحاد ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، دا سیم رول اپلائز. انفارچونیٹلی ایم کیو ایم کی ناٹ افورڈ کہ یہ آؤٹ سائڈ دا کوریڈورز آف پاور میں ہوں. دے کانٹ بیکاز دے آر ورکرز، دے لائک ٹو ورک، اور انہوں نے کام کیا ہے جو ہم نے پہلے دیکھا ہے. لیکن یہ جو آپ کہہ لو کہ مجھے وزارت نہیں مل رہی، مجھے یہ نہیں مل رہا، مجھے پاس نہیں مل رہی، یہ ایک بہت بڑا ان کا ایک انگما رہا ہے رائٹ لیٹس سے فرام 2000. اینڈ یہ اب آپ اس کو جب تک ٹھیک نہیں کرو گے، اب تو پارٹی بھی فریکچر ہو گئی ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ اگر ابھی بھی آپ بات کریں دیر از اونلی ون کمانڈر، تو یہ آپ ادھر ادھر کی جو مرضی بات کریں، کراچی اسٹل رن بائی ون مین. سو دا کوشچن از یس، اس میں ڈسیڈنسی بھی ہے پارٹی کے اندر، فریکچرز بھی ہیں، گروپس بھی بن گئے ہیں، فیکشنز بھی بن گئے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایم کیو ایم belongs to only one person. Let there be no mistake about it. اور یہ وہ بیسکلی ایک شورا آ جاتا ہے بیچ میں اور پھر اس کے اندر یہ ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے. بٹ ایم کیو ایم، لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، یہ ہمیشہ اس طرح ہی رہیں گے، ہمیشہ. آئی ووڈ ہیو تھاٹ کہ اگر یہ پالیسی چینج ہو جاتی، فیکشنز بن گئے ہیں، اینڈ دے ووڈ ہیو ٹرنڈلڈ along, not آپ کہتے ہیں نا گوئنگ along، تو ٹرنڈل بھی نہیں نہ ہو رہا. یہاں وہی چیز پرانی، دیٹ سیم اولڈ ایپیڈیمک، جو پرانی پولیٹیکل ایپیڈیمک چل رہی تھی، اسی کو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک دس ول کنٹینیو لائک دس. ٹھیک ہے، افتخار صاحب بھی مسکرا رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، اس بیان کے پیچھے میسج کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ زیادہ لمحہ فکریہ جو پی ٹی آئی کے لیے ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کچھ الائنس کو لے کے آگے چلی، اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر بھی بہت دفعہ پی ایم ایل کیو کا یہ شکوہ آیا کہ جی ہماری باتوں کو نہیں سنا جا رہا، اور یہ ایک بڑا سیریس لیول پہ بھی آیا. تو اگر یہ تو پی ٹی آئی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے پی ٹی آئی پہ، اگر وہ سوچتے ہیں کہ جی کچھ لوگوں کو انہوں نے ساتھ رکھا تو پھر ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ایم کیو ایم نے جو کہا 7 سیٹوں سے نکلنے کا، وہ تو ٹھیک ہے، مطلب ہے تو ریالٹی کہ اگر وہ نکل بھی جاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں پڑتا. تو کراچی کا معاملہ ہے، کراچی میں بھی ایک بہت بڑا پی ٹی آئی نے ایک دعویٰ کیا ہے، اور وفاقی حکومت نے کچھ چیز کی اونرشپ لی ہے، تو اس اونرشپ کے لیے انہوں نے ایک منسٹر بھی پی ٹی آئی کا رکھا ہوا ہے. تو اگر وہ پی ٹی آئی ان کو ساتھ لے کے میرا خیال چلے، اور ان کے کچھ جو گریوینسز ہیں ان کو سننا چاہیے، کیونکہ ان کے اندر بہت ساری ڈویژنز آ گئی ہیں. اب اس ڈویژنز کو آپ نے جو ڈویژن آئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پیچھے کسی زمانے میں ایک شخص چلایا کرتا تھا، میرا خیال اب وہ ہولڈ نہیں ہے ان کا. وہ جو ڈویژنز ہیں
उनको आपने कैश कराना है, तो उसको हुकूमत किस तरह कैश कराएगी अगर आप उसको नहीं कॉन्सेंट्रेट करेंगे और लोगों के ऊपर जो उस पुराने सिस्टम से निकल के आए हैं, तो फिर तो एक आने वाले दिनों में एक और लम्हा फिक्र ये बनेगा। तो मेरा ख्याल ये जो मैसेज है इसको वफाकी हुकूमत को ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। MQM ने तो जो कहना था या जो उनकी जो पास्ट की तारीख रही है वो तो अब हमारे सामने ही है, वो इस तरह करते ये नहीं, आपके ख्याल में उन्होंने जो कहा वो दुरुस्त कहा, गवर्नमेंट को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए इसको? नसीम साहब, सीरियसली लेना चाहिए मेरा ख्याल है इसको, कि वो उनको साथ लेके चले ताकि इत्तेहाद का साथ रहना जरूरी है। ठीक है नसीम साहब, MQM की हुकूमत में रहने या ना होने से क्या होगा? देखिए MQM को तो अपना शिराजा बिखरा हुआ है, उनको अपने आप को मनवाने के लिए उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा इंतशार है और आपस के इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और इफ्तिखार भाई ने बिल्कुल सही कहा था कि ये इनका शुरू से काम है, ये शोर मचाते रहते हैं और पुरानी तनख्वाह पे काम भी करते रहते हैं। इससे हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये छोड़ भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक हुकूमत का काम है, उन्होंने इनको मिनिस्ट्रीज़ दी हुई हैं, इनकी अपनी क्या परफॉर्मेंस है। जो पिछले इनके कायद थे वो एक दिन जो हुक्म सादिर करते थे कि पूरे कराची में झाड़ू लेके सफाइयाँ शुरू कर दो, लोग झाड़ू लेके बाहर निकल आते थे। ये अपने हलकों में क्या काम कर रहे हैं, या ऐसी कोई निशानदही करें कि भाई कराची में ये काम होने वाला है और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं कर रहे। इनकी पिछले दिनों भी मुलाकात हुई थी, तो ये सिर्फ शोर मचा के अपने वोटर्स को खुश करना चाहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही, जबकि हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनके छोड़ने से। ठीक है ज़ैगम खान साहब, आपका तज्जिया। दिले मुज़तिर से पूछे रौनके बज़्म, दिले मुज़तिर से पूछे रौनके बज़्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। देखिए, अगर आप MQM की इस वक्त कौमी असम्बली में जो नंबर्स हैं उनको देखें, वो पहले से बहुत कम है, सिर्फ 7 हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा हैं ऐसी हुकूमत के लिए जिसकी सिर्फ 6 मेंबर्स की अक्सरियत से हुकूमत खड़ी है, कि MQM वही कुछ इस हुकूमत के साथ कर सकती है असूली तौर पे जो ये 1990 की दहाई में अपनी इत्तेहादी हुकूमतों के साथ करती रही है। ये हुकूमत को उल्टा लटका सकती है। 172 मेंबर्स हुकूमत को चाहिए हुकूमत में रहने के लिए, उसके पास 156 मेंबर हैं। 22 अलाइज की ताकत पर वो खड़ी हुई है, जिसमें से 5 जो हैं वो PMLQ के हैं, 7 जो हैं MQM के हैं, 5 PMLQ के हैं, 5 BAP के हैं। तो अगर MQM बिगड़ जाए असूली तौर पर तो वो अकेली ही हुकूमत गिरा सकती है। ऐसा नहीं तो किसी एक इत्तेहादी को मज़ीद मिला ले, फिर तो बड़ी आसानी से अपोजिशन के साथ मिलके कराची हाथ से जा रहा है, बहुत सा निकल गया है। इस हुकूमत में आने के बाद लोगों को दिखाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। यानी MQM को इतना हल्का नहीं लेना चाहिए। ज़ैगम खान साहब, आपके शेर ने आखिरी सेगमेंट को 4 चांद लगा दिए। हमारे तमाम तज्जियाकारों ने येस का ऑप्शन लिया, लेकिन ज़ैगम खान साहब ने नो का ऑप्शन लिया। इसके साथ ही सेगमेंट को भी क्लोज। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।